हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और लगातार स्टडी कर रहे होंगे। आज के टॉपिक में हम क्लास 10 रिप्रोडक्शन के चैप्टर पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, जनन के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, एंड आल्सो डिस्कस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर या किसी प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि जनन है क्या, जनन कितने प्रकार का हो सकता है, प्लांट के अंदर जनन कैसे होता है। इस वीडियो सेक्शन में हम पूरा डिस्कस करते हैं कि प्लांट के अंदर वो प्लांट जनन कैसे कर सकता है और वो प्लांट रिप्रोडक्शन से सीड कैसे बनाता है और फिर एक सीड से हम नया प्लांट कैसे बना लेते हैं। ये टॉपिक दो दृष्टियों से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। पहला, ये बोर्ड एग्जाम के लिए चाहे 2 ही नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन बना सकती है, और आने वाले समय में जब आप क्लास 11th देन 12th में इंटर करते हैं तो फिर ये आपके लिए एक यूनिट बन सकता है जो आगे चलकर आपके जीवन में सफलता का कारण भी बन सकता है। तो आइए बिना देर किए ही हम प्रारंभ करते हैं टॉपिक रिप्रोडक्शन इन प्लांट, या पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। सबसे पहले हम एक बात डिस्कस करते हैं कि जनन क्या होता है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन। जनन का मतलब है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं 2 वर्डों में तो ये बन जाएगा, वन इज द री एंड सेकंड इज द प्रोडक्शन। यानी ये बटेगा री तथा प्रोडक्शन में। अब री और प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। री मतलब होता है न्यू एंड प्रोडक्शन मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना, नए संतति का निर्माण करना। दिस इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। जनन है क्या, लाइक हम एक कैट से नए कैट को प्रोड्यूस होते हुए देखे, एक डॉग से नए डॉग को प्रोड्यूस होते हुए देखे, एक रेड से नए रेड को प्रोड्यूस होते हुए देखे, एक ह्यूमन बीइंग से नया ह्यूमन बनते देखे। दिस प्रोसेस इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। ये जनन है। जनन का मतलब है कि वो बायोलॉजिकल प्रोसेस, वो बायोलॉजिकल प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने समान नए संतति का निर्माण करता है। यानी कोई ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस किसी लिविंग की बॉडी में जो एक नए संतति को निर्मित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई जीव अपने समान नया संतति बना सकता है और इसी प्रक्रिया, इसी मैकेनिज्म को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। आप अगर हायर क्लास में जाते हैं तो आप डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन केवल लिविंग का फीचर है, कोई भी नॉन लिविंग अपने समान नया संतति नहीं बना सकता है। तो जनन है द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म या सेम काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। यानी हम ये कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया, यानी वो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स या न्यू ऑफस्प्रिंग, नए संतति का निर्माण करना। दिस इज नॉट एज द रिप्रोडक्शन। इसी को हम जनन कहते हैं। यानी वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने समान नया संतति बना लेता है, यही जनन है। आप अगर थोड़ा सा अपने नेचर में दृष्टि दौड़ाओ, क्या देखो कि जहां आप उपस्थित हो वहां एक मैंगो का प्लांट लगा हुआ है। वो मैंगो का प्लांट तभी उस इकाई में आपको दिख रहा होगा जब उसके पहले पेरेंट प्लांट रहा होगा। और अगर मैं उसके और पीछे जाऊं, उसके पहले पेरेंट प्लांट आपको तब दिखाई दिया होगा जब उसके पहले कोई पेरेंट प्लांट रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी पर कल ही मैंगो के प्लांट की उत्पत्ति हुई है जिससे हम नया पौधा देख पा रहे हैं। इसका मतलब कई मिलियन या ट्रिलियंस वर्ष पूर्व लगातार मैंगो से सीड बनती गई और आज हम एक इन्वायरमेंट में अपने कैंपस में एक मैंगो का प्लांट देख रहे हैं। मान लो इस क्लासरूम में मैं एक लिजर्ड या एक रैट को देखूं, तो लिजर्ड या रैट हमें तब दिखाई दे रही है जब इसके पूर्व लिजर्ड या रैट हमारे इस नेचर में रही होगी, उसके पहले भी कोई लिजर्ड या रैट रहा होगा। ऐसे आप मनुष्य की कल्पना करें। हमारी पृथ्वी पर उपस्थिति इसलिए है क्योंकि हमारे पेरेंट पृथ्वी पर रहे होंगे, उनके पेरेंट रहे होंगे। यानी रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा मैकेनिज्म है जो किसी ऑर्गेनिज्म के कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है, पृथ्वी पर लगातार उनकी उपस्थिति को मेंटेन रखता है।
दिस इज द रिप्रोडक्शन। मैं रिवाइज कर रहा हूं, जनन एक प्रक्रिया है, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सेम काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में डिफरेंशिएट करें, री मतलब न्यू एंड प्रोडक्शन मींस फॉर्मेशन, नए जीव का निर्माण करना ही रिप्रोडक्शन है, जो एक लिविंग की विशेषता होती है। हम बात करते हैं टाइप्स की। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? जनन को दो पार्ट में डिफरेंशिएट किया जा सकता है, एक जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और दूसरा जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? आप जानते हैं कि अगर मैं हायर ऑर्गेन्स की कैटेगरी में जाऊं, मान लो मैं मनुष्य लेता हूं, तो आपने क्या पढ़ा कि मनुष्य में दो कैटेगरी हो सकती है सेक्सुअलिटी के केस में। एक को हम मान लेते हैं मेल और दूसरे को हम मान लेते हैं फीमेल, यानी ये मेल है और इसको हम मानते हैं फीमेल। जनन का वह प्रक्रम जिसमें चाहे मेल हो या फीमेल, लाइक मान लो इस फीमेल से नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, या फिर इस मेल से नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, कोई नया जीव बन जाता है, तो दिस टाइप रिप्रोडक्शन इज नोन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं हायर ऑर्गेनिज्म में जाऊं, लाइक ह्यूमन में, कैट में, डॉग में, एलिफेंट में, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी एक जीव से नया जीव बना लें, यानी एक सेक्सुअल पर्सन से मेल या फीमेल से नया ऑर्गेनिज्म बना लें, क्योंकि हम हायर ऑर्गेनिज्म में देखें तो ऑर्गन की कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी जटिलता देखने को मिलती है। अब अगर मैं लोअर ऑर्गेनिज्म में जाऊं, लाइक हाइड्रा में जाऊं, लाइक मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी में जाऊं, फंजाई में जाऊं, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट में जाऊं जिनका वेजिटेटिव पार्ट्स नया प्लांट बना सकता है। हम अगर गुलाब का तना काटते हैं तो रोज के स्टेम से नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, बट आईवी तिवारी के थंब से नया प्लांट, नया आईवी तिवारी नहीं ग्रो कर सकते। इसका मतलब हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी है, और जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल टाइप्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वो नया ऑर्गेनिज्म आसानी से बना लेते हैं। तो वास्तव में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो क्या रहा है? अगर मैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करूं, मान लो ये कोई सेल है, ये सेल डायरेक्टली माइटोसिस करेगी, यानी समसूत्री विभाजन करेगी और माइटोसिस से डिवाइड करके ग्रुप्स ऑफ सेल बनाएगी, और उस ग्रुप्स ऑफ सेल से नए जीव का, नए संतति का निर्माण हो सकता है। ऐसे जनन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, यानी रिप्रोडक्शन का वो मोड जिसमें केवल एक ही लिंग, एक ही सेक्स, मेल या फीमेल, नया संतति बना सकता है। ऐसे जनन को हम एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। आगे हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? मान लो कि मैं अगर लैंगिक जनन की तरफ जाऊं, तो अगर लैंगिक जनन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, लैंगिक जनन का वास्तविक मतलब क्या है, क्या देखेंगे, ध्यान से देखें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात करते हैं चाहे प्लांट की या एनिमल की। मान लो मैं सबसे पहले ह्यूमन की बात करता हूं कि मेरे पास एक कोई ह्यूमन है, ठीक है, ये मेल है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कोई दूसरा ह्यूमन है जो फीमेल है, दोनों को मैं एक साथ माइंड में सेट करूंगा, प्लांट को भी और एनिमल को भी, यानी ह्यूमन को भी, और हम इनसे लैंगिक जनन का वास्तविक मतलब निकालेंगे। हम मान लेते हैं कि ये मेल और फीमेल है, दिस इज मेल एंड दिस इज अ फीमेल, ये फीमेल है। इनकी बॉडी में एक स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं जिनको हम गोनेट्स कहेंगे, दिस इज नोन एज द गोनेट्स। जैसे मेल की बॉडी में गोनेट्स होगा जिसको टेस्टिस कहेंगे, ऐसे ही हम बात करते हैं फीमेल की बॉडी में गोनेट्स होगा जिसको हम ओवरी कहेंगे। यानी दोनों की बॉडी में कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन हैं जिनको हम टेस्टिस और ओवरी के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से देखें, हम अगर टेस्टिस और ओवरी के अंदर जाते हैं तो उनके अंदर कुछ डिप्लॉयड नेचर की सेल्स होगी, द्विगुणित कोशिकाएं होंगी। जैसे टेस्टिस के अंदर जो डिप्लॉयड नेचर की सेल्स है, ये मान लो, और ऐसे ही ओवरी के अंदर जो डिप्लॉयड नेचर की सेल्स है 2n, इसका नाम है 2n का, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कह सकते हैं। क्या बोल सकते? स्पर्मेटोगोनिया। ऐसे ही हम अगर ओवरी में जाएं तो फिर oogonia हो सकते हैं। सर ये सेल्स एक विशेष प्रकार का सेल डिवीजन करेंगी जो आपको कक्षा 9 में पढ़ाया जाता है, क्लास 9 में। उस सेल डिवीजन को हम मियोसिस कहते हैं। माइटोसिस और मियोसिस ये दो डिफरेंट टाइप के सेल डिवीजन्स हैं जो क्लास 9 में आपको पढ़ाए जाते हैं। हम मान लेते हैं कि जो 2n सेल है इसने मियोसिस किया है,
ऐसे ही ये जो 2n सेल है इसने मियोसिस किया है। जब ये मियोसिस करती हैं तो फिर इनसे हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। अब उन हैप्लॉइड सेल को हम स्पेसिफिक नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? अगर मेल से हैप्लॉइड सेल बनी है तो उसको स्पर्म कह देते हैं, और ऐसे ही अगर फीमेल से हैप्लॉइड सेल बनी है तो उसको ओवा बोल देते हैं या ओवम बोल देते हैं। फिर क्या होगा सर, ये दोनों फ्यूज करते हैं, एक स्थान पर मिलते हैं। कहां मिल सकते? मेल वाला फीमेल की बॉडी में जाकर मिल सकता है, फर्टिलाइज कर सकता, या फीमेल वाला मेल की बॉडी में फर्टिलाइज कर सकता। दो चांस ही हो सकते हैं, बट नॉर्मल कंडीशन में मेल से रिप्रोडक्टिव सेल निकलकर फीमेल की बॉडी में जाता है और फर्टिलाइज कर लेता है। यहां पर जब ये फर्टिलाइज करता तो जाइगोट बनाता है, और जाइगोट के अंदर पुनः माइटोसिस होती है, यानी समसूत्री विभाजन होता है। तो माइटोसिस होने के कारण आगे चलकर नए जीव का, नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। दिस इज नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये लैंगिक जनन है। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स, मेल्स एंड फीमेल्स प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स लाइक sperm and ova in human cases, and in plant cases pollen grain and egg cell or embryo cell. Then both gametes are fused together to produce zygote, and zygote undergo mitosis and produce new organism. This is known as the sexual reproduction. लैंगिक जनन का मतलब है कि जब कोई दो लिंग माइटोसिस करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन करते हैं, जनन से युग्मक बनाते हैं, निषेचन होता है, निषेचन के बाद पुनः जाइगोट बनता है और उसमें माइटोसिस होती है तो नया जीव बन जाता है। ये एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर आप माइंड में मेकअप करें, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता, मियोसिस नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, डायरेक्ट 2n सेल से माइटोसिस होकर नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। दिस इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गुलाब का तना हमने कट किया तो गुलाब के तने में जो सेल थी उसने क्या किया? सेल डिवीजन करके नया प्लांट बना दिया। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विदाउट माइटोसिस, विदाउट मियोसिस, विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन नया जीव नहीं बन सकता है। ये आपको उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ गया होगा कि वास्तव में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन का क्या मतलब है, और वास्तव में हम जनन किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम अब आगे बढ़ते हैं और प्लांट की तरफ मूव करते हैं, जो हमारी मेन टॉपिक है आज के लेक्चर की, और जानते हैं कि प्लांट के अंदर किस प्रकार का जनन हमें देखने को मिलता है। तो आइए नेक्स्ट हम प्लांट की तरफ मूव करते हैं और समझते हैं लैंगिक जनन प्लांट के अंदर कैसे होता है। प्लांट के अंदर जनन को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो जनन करता है। आप अगर कक्षा 5 से अपने इस पूरी टॉपिक पर माइंड मेकअप करें तो आप ये पढ़ते आए हो कि मेरे पास मान लो एक कोई प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर कुछ डिफरेंट पार्ट्स होंगे, क्लास 5 से पढ़ाया जाएगा। क्या क्या हो सकता है सर? प्लांट के ऊपर लीव्स हो सकती हैं, रूट्स हो सकता है, स्टेम हो सकता है, इसके अलावा फ्लावर हो सकते हैं, और क्या हो सकता है सर? फ्रूट हो सकता है। यानी अगर मैं एक प्लांट उठा लूं कक्षा 5 के कॉन्सेप्ट के अनुसार तो सर उस पर रूट होगी, स्टेम और लीफ होगी, इसके अलावा फ्रूट होगा और फ्लावर होगा। आपने लोअर क्लास से ही पढ़ा है कि सर इसमें जो स्टेम, रूट और लीव्स है, दिस इज नॉट ए रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये जनन नहीं करता। यानी जनन अगर करता भी है तो उसका मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, वो मॉडिफाइड वर्क है, लेकिन मेन काम जनन करना नहीं है। इसलिए स्टेम, रूट और लीव्स को हम वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं, ये आप लोअर क्लास से पढ़ते हो। जबकि फ्लावर इसका मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि यही तो जनन होता है, और उसके बाद में फ्रूट बनता है तो फ्रूट भी इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि फ्रूट ही तो सीड स्टोर करता है और सीड ही एम्ब्रियो स्टोर करता है और एम्ब्रियो नया प्लांट बना सकता है। इसलिए अभी आपको बेसिक समझना है कि प्लांट में जितने भी पार्ट्स हैं उनमें से जो बेसिक स्ट्रक्चर है स्टेम, रूट और लीफ, ये वेजिटेटिव पार्ट है। अगर रिप्रोडक्शन करता भी है तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है, ना कि किसी प्रकार का लैंगिक जनन करता है। हम आगे बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्टिव पार्ट की। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में समझने के लिए हमें ये आना चाहिए
कि किसी प्लांट के अंदर फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं, और ये भी आना चाहिए कि इन पार्ट में रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है। तो आइए देखते हैं फ्लावर के बारे में। हम अगर बात करते हैं फ्लावर है क्या, फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। मॉडिफाइड सूट का मतलब क्या है, आगे आप हर क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे कि मान लो मेरे पास ये स्टेम था, यहां पर नोड इंटर नोड था, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, यहां पर कुछ ग्रुप्स ऑफ नोड थे, वो आगे जाकर मॉडिफाइड होकर फ्लावर में कन्वर्ट हो गए। यानी तने का ही मॉडिफिकेशन वाला हिस्सा टिप पर फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। कब हो जाता है, एक निश्चित समय के बाद होता है। अब हम बात करते हैं फ्लावर की। दिस इज द एलर सेक्शन ऑफ फ्लावर। इस फ्लावर में क्या क्या प्रेजेंट होगा, ध्यान से देखो। इस फ्लावर में जहां पर पूरा फ्लावर रखा होगा, एक बड़ा सा पार्ट होगा, जिसको आप मेरीगोल्ड में, सनफ्लावर में बड़ा सा रेसिपिटल के फॉर्म में देख सकते हो। तो इस बड़े से पार्ट को हम थैलमस बोलते हैं। दिस इज नोन एज द थैलमस, यानी ये वाला बड़ा सा हिस्सा जहां फ्लावर रखा होगा, जिसको थैलमस कहेंगे। अब थैलमस के अंदर जाते हैं तो फ्लावर में बाहर की तरफ एक होरल्स होगा, नॉर्मली वो ग्रीन कलर का होता है, जिसको हम कैलिक्स कहते हैं या फिर सेपल कहते हैं। कैलिक्स मतलब प्लूरल वर्ड यूज करते हैं, सारे को कैलिक्स कहते हैं, जबकि सिंगुलर वर्ड्स को हम सेपल फॉर्म में जानते हैं। अंदर चलते हैं तो फ्लावर के अंदर एक कलरफुल पार्ट्स होता है, जिसके कारण इंसेक्ट या अदर एनिमल्स अट्रैक्ट करते हैं। जो हम अगर गुलाब में देखें गुलाबी मिलेगा, सरसों में पीला मिलेगा, यानी डिफरेंट कलर का हो सकता है, येलो, ग्रीन, येलो, पिंक, व्हाइट, रेड कलर। दिस पार्ट इज नोन एज द कोरोला। इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। इस फ्लावर के अंदर जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कलरफुल, दिस इज कोरोला एंड दिस इज द कैलिक्स। ये फर्स्ट होरल से और ये सेकंड होरल ऑफ फ्लावर्स बनाता है। अब अगर हम उसके अंदर जाते हैं तो फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो चीजें मिलती हैं, एक ये बड़ा वाला हिस्सा जो लोबेड पार्ट होता है, इसको हम पोलन सेक कहते हैं। क्या बोलते हैं, पोलन सेक। और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। पोलन सेक और फिलामेंट मिलाकर फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या प्लांट का थर्ड होरल होता है। उसके अंदर जाते हैं तो हमें तीन पार्ट मिलता है। एक तो स्टिग्मा मिलता है, इसके अलावा स्टाइल मिलता है, और उसके अलावा ओवरी मिलते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये तीनों मिलकर फ्लावर के अंदर गायनोसियम बनाते हैं, या जिनको हम सिंगुलर फॉर्म में पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल का निर्माण होता है, और ये प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फोर्थ होरल्स होता है। यानी एक फ्लावर में फोर्थ होरल्स है, बाहर सेटल या कैलिक्स है, उसके अंदर कलरफुल कोरोला या इसको पेटल कहते हैं सिंगुलर फॉर्म में। उसके अंदर जाते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जिस पर ये पोलन सेक है और उससे जुड़ा हुआ फिलामेंट होगा, ये फोर्थ होरल होगा। और ये जो ब्लू कलर की संरचना है फ्लावर्स के अंदर, इसको हम स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के नाम से ऊपरी वाले हिस्से को जो बाइफरकेटर दिख रहा है, चिपचिपा सा म्यूसिलेजिनस स्टिग्मा है। ये बड़ी सी जो ट्यूब है, इसको स्टाइल कहते हैं। और लोअर मोस्ट स्वेलअप पोर्शन होता है, इसको ओवरी कहते हैं, जिसको हम सिंगुलर फॉर्म में पिस्टिल कहते हैं पूरे को, और सब को मिलाकर गायनोसियम है। ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। आपको माइंड में मेकअप क्या करना है, फ्लावर के फोर होरल्स हैं, कैलिक्स और कोरोला। ये एक्सेसरी पार्ट है, रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, यानी डायरेक्ट रिप्रोडक्शन नहीं करते, बट सहायता करते हैं। जबकि एंथर या आप कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिसको हम एंथर के नाम से जानते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और पिस्टिल या गायनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो हम आगे एक्सेसरी पार्ट को छोड़ते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर डिस्कस करते हैं, और ये भी जानते हैं कि उस रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन सी संरचनाएं समझ में आती हैं। आगे देखें ध्यान से। हमारे पास अगर फर्स्ट पर मैं डिस्कस करूं कि मैं किसी फ्लावर से एक एंथर निकाल लूं, अभी आपको बताया गया कि एंथर में दो पार्ट हैं। एक ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर है, इसको हम पोलन सेक कहते हैं, समझना ध्यान से। और एक जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। तो फ्लावर के एंथर में, इसको पूरे को एंथर कहेंगे, जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो हिस्से होते हैं, जिसको हम एंथर कहते हैं और पिस्टिल।
एंथर कहते हैं, जिस पर पोलन सेक और फिलामेंट उपस्थित होता है। अब अगर मैं इस एंथर का टीएस कट कर दूं तो हमें कुछ ऐसी संरचना माइक्रोस्कोप पर देखने को मिलेगी। ध्यान से समझना, इस संरचना में क्या हमें देखने को मिल सकता है? सर, इन संरचनाओं में बाहर बहुत सारी लेयर्स हैं, जैसे कि एपिडर्मिस है, एंडोथेलियम है, मिडिल लेयर है, कैपिटल लेयर है। कक्षा 10 के लेवल पर नहीं बात करना, बट इतना जानते हैं कि मैं अगर इसका टीएस कट करता हूं और सामने से देखता हूं तो इसके अंदर कुछ सेल्स दिखेंगी, कुछ स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। इन स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजिया कहते हैं, यानी इसको हम लघु बीजांडधानी कहते हैं, जिनके अंदर डिप्लॉयड नेचर की सेल्स भरी होती हैं। अगर मैं एक स्पोरेंजिया को बाहर निकाल लूं, मान लो मैंने 4 स्पोरेंजिया दिखाया एक पोलन सेक के अंदर, एक को बाहर निकाल रहा हूं, तो इस स्पोरेंजिया के अंदर जो सेल्स भरी होंगी, ये जो मैंने सेल्स दिखाए हैं, इनको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पोलन ग्रेन मदर सेल्स के नाम से जानते हैं। आप ऐसे इमेज करेंगे कि एंथर में फिलामेंट और पोलन सेक है। पोलन सेक के अंदर कुछ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको स्पोरेंजिया कहते हैं। उनके अंदर टिश्यू होता है जिसका नाम स्पोरोजिनस टिश्यू है, और एक सेल उस टिश्यू में हम पोलन ग्रेन मदर सेल या फिर हम उसे ठीक है माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से जानते हैं। अब अगर मैं पोलन ग्रेन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात करूं तो वो मियोसिस करेगी। नॉर्मल एक सेल में अगर ले लेता हूं तो डिप्लॉयड होगी। जब वो मियोसिस 1 करेगी तो 2 सेल बनाएगी। वास्तव में मियोसिस 1 में जो सेल बनेगी वो 2n होगी। उसके बाद वो मियोसिस 2 करेगी और 4 हैप्लॉयड सेल को प्रोड्यूस करेगी। वो प्रक्रिया जिसमें पोलन ग्रेन मदर सेल, ध्यान से सुनना, ये पूरा मैकेनिज्म जिसमें पोलन ग्रेन मदर सेल क्या करता है, नेक्स्ट पोलन ग्रेन बनाता है, उसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब क्या होता है, एक पोलन ग्रेन मदर सेल 4 सेल बनाती है और उससे हम एक साथ देखते हैं तो माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। फिर वो अलग होकर कुछ डेवलपमेंट करता है और फिर पोलन ग्रेन का निर्माण कर लेता है, जिसको हम मेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, एंथर के अंदर 2 पार्ट है, फिलामेंट है और पोलन सेक है। पोलन सेक इसका मेन पार्ट है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वो करती है मियोसिस जिसका नाम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, और फिर बना देती है पोलन ग्रेन जो मेल गैमेटोफाइट है। इससे मेल गैमेट बनेगा और वो जाकर प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन करेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये पार्ट आपके माइंड में सेट हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट सेकेंड रिप्रोडक्टिव पार्ट गैनोसियम की बात करते हैं। अगर मैं गैनोसियम की बात करूं या मैं किसी एक पिस्टिल की बात करूं फ्लावर के अंदर, यानी पिस्टिल या गैनोसियम को मैं अगर अच्छे से समझाने का प्रयास करूं तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि गैनोसियम के अंदर 3 पार्ट है। एक को हम स्टिग्मा कहते हैं, दूसरे को हम स्टाइल कहते हैं और तीसरे को हम ओवरी कहते हैं। यानी ऊपर वाला हिस्सा जो म्यूसिलेजिनस बाइफरकेटेड है वो स्टिग्मा है, नीचे वाला ये जो ट्यूबुलर पार्ट है स्टाइल है, और नीचे की तरफ फूला हुआ वेसल बल्ज पार्ट जो है इसको हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसको हम ओव्यूल कहते हैं। अब अगर मैं यहां देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है। जरूरी नहीं कि एक प्लांट में एक ही ओव्यूल हो या 8 हो, डिफरेंस हो सकता है। किसी में बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं, किसी में एक ओव्यूल भी हो सकता है, 2-4 की संख्या में भी हो सकता है। अब अगर मैं एक ओव्यूल को बाहर निकालूं, ओव्यूल के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, चालाजा है, माइक्रोपाइल है, फंकिल है, हमें ये डिस्कस नहीं करना। हमें ये पढ़ना है कि ओव्यूल के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम एम्ब्रियो सेक के नाम से जानते हैं। यानी ओव्यूल भी एक संरचना और बनाती है जिसको एम्ब्रियो सेक कहते हैं। और अगर मैं एक एम्ब्रियो सेक की बात करूं तो ऊपर की तरफ 3 सेल्स, बीच में 1 सेल्स और नीचे की तरफ 3 सेल्स उपस्थित होते हैं। ऊपर की तरफ 3 सेल्स को हम सिनर्जिड कहते हैं, सिनर्जिड कहते हैं। अगर मैं बीच की बात करूं तो इसको पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। अगर मैं लोअर मोस्ट पोर्शन की बात करूं,
ठीक है, तो हम इसे दो स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल के फॉर्म में समझ सकते हैं। बड़े आकार की सेल है उसको एग सेल कहते हैं और साथ में एक्सेसरी सेल उपस्थित होते हैं। इस प्रकार एक एम्ब्रियो सेक में भी 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाली संरचना होते हैं। और ध्यान रखेंगे, जब किसी प्लांट पर एंथर पर पॉलन ग्रेन बन जाता है तो फिर वो इस एम्ब्रियो सेक पर आकर ही फर्टिलाइजेशन करता है। तो मैं यहां समझाना क्या चाह रहा हूं, पिस्टिल या गायनोसियम के 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और मेन पार्ट ओवरी। ओवरी में ओव्यूल है, ओव्यूल में ये संरचना बनती है जिसका नाम एम्ब्रियो सेक है और एम्ब्रियो सेक के अंदर 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई होता है जो फर्टिलाइजेशन करता है। आगे देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। उम्मीद कर रहा हूं कि फ्लावर के चारों पार्ट, फ्लावर के 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट और इंटरनल पार्ट में क्या हो रहा है, कितनी संरचनाएं हैं, यहां तक आपको 100% क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अब हम मूव करते हैं प्लांट के अंदर होने वाले फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट के पहले प्लांट में एक विशेष प्रोसेस होती है जिसको पॉलिनेशन कहते हैं। मान लो मेरे पास एक फ्लावर है, इस फ्लावर पर क्या है, ये गायनोसियम है या पिस्टिल है, अभी आपने इस पर डिस्कस किया। और ये क्या है, हम कहते हैं दिस इज नोन एज द एंड्रोसियम या फिर हम इसे एंथर के नाम से जानते हैं। जब एंथर या एंड्रोसियम मैच्योर होता है तो फिर एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बनाता है जो अभी हमने डिस्कस किया था, उसे पॉलन ग्रेन कहते हैं। पॉलन ग्रेन अगर आपने हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस गुड़हल जैसे फ्लावर को तोड़ा हो तो आपके हाथ में एक येलो कलर की डस्ट लगती है, वास्तव में वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसको पॉलन ग्रेन कहते हैं। जब हम उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें एक्जाइन इंटाइन लेयर की एक सेल दिखाई देगी। मान लो इस पॉलन सेक के अंदर, ये दिस इज नोन एज द पॉलन सेक, इसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो चुकी है तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। अब क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन विंड के थ्रू या किसी मीडियम के थ्रू मूव करते हुए इस स्टिग्मा तक आएंगे, यानी ये पॉलन ग्रेन मूव करते हुए इस स्टिग्मा तक आएंगे और वह मैकेनिज्म जिसमें पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक मूव करके पहुंचता है, इस मैकेनिज्म को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन ऐसा कुछ नहीं है, वह प्रक्रिया जिसमें पॉलन सेक से पॉलन ग्रेन मूव करके स्टिग्मा तक जाता है, दिस इज नोन एज द पॉलिनेशन। इस प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं, यानी द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज द पॉलिनेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज द पॉलिनेशन। यही परागण की प्रक्रिया है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। अगर हम नेचर में जाएं, मान लो मैं इस फ्लावर की बात करूं, हम ये फ्लावर कहां देख सकते हैं, हम बात कर लेते हैं कि ये फ्लावर मान लो हम हिबिस्कस में, जिसको आप चाइना रोज कहते हो या गुड़हल कहते हैं, इसमें देख सकते हैं। ये फ्लावर हम गुलाब में, मस्टर्ड में देख सकते हैं। लेकिन हमारे नेचर में कुछ फ्लावर ऐसे भी हैं, देखे, जिसमें केवल एंथर या पिस्टिल होता है। इस फ्लावर में दोनों है, पिस्टिल भी है और एंथर भी है, तो ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। लेकिन नेचर में कुछ ऐसे फ्लावर भी हैं जिन पर या तो एंथर होता या तो पिस्टिल होता, जैसे ये फ्लावर, इसको हम मेल फ्लावर कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मेल फ्लावर। ऐसे ही इसको हम फीमेल फ्लावर बोल सकते हैं, समझना ध्यान से। अब अगर मैं मेल या फीमेल फ्लावर की बात करूं तो जहां पॉलन ग्रेन बन रहा है, जिसको दूसरे फ्लावर पर जाना होगा, किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, लाइक विंड चाहिए, वाटर चाहिए, इंसेक्ट चाहिए। आपने देखा होगा कि हनी बी, बटरफ्लाई या बहुत सारे इंसेक्ट फ्लावर की तरफ मूव करते हुए आते हैं। जब वो बैठते हैं तो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करके दूसरे फ्लावर पर ले जाते हैं। ऐसे पॉलिनेशन को हम इंसेक्ट पॉलिनेशन भी कहते हैं। और वह पॉलिनेशन जो किसी मीडियम से कंप्लीट होगा, फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो गया, मेल फीमेल अलग है, तो जहां का पॉलन ग्रेन जहां तक मूव करेगा, ऐसे पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। और अगर मैं इसकी बात करूं जहां सेम पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर बाइसेक्सुअल में सेम एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है तो हम उसे कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर फ्लावर को ट्रांसफर कर देता दूसरे फ्लावर पर या प्लांट पे ट्रांसफर करता है, आपको आगे कंडीशन एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि ये फ्लावर एक ही प्लांट पर लगे हो सकते हैं, केवल फ्लावर ट्रांसफर होगा
तो भी सेल्फ पॉलिनेशन है, और अगर प्लांट टू प्लांट दूसरे प्लांट पर जाता है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। ये कंडीशन हम कहां देख सकते हैं? ये कंडीशन हम पपाया में देख सकते हैं। इसके अलावा ये कंडीशन हम मेज में देख सकते हैं, जो सेल्फ पॉलिनेशन भी बोला गया है। इसके अलावा कोरी कुकुर बिटेसी फैमिली, जिसमें कद्दू, लौकी, खीरा आते हैं, इसी टाइप्स के पॉलिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि पॉलिनेशन क्या है और सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन के बाद फ्लावर के अंदर क्या होने वाला है। ध्यान से देखें, हम आगे डिस्कस करते हैं पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। ध्यान से देखना, मान लो मैं पहले इस बात को इमेज कर रहा हूं कि आपके पास एक फ्लावर है, इस फ्लावर पर एंथर है और इसके साथ में पिस्टिल लगा हुआ है, यानी ये बाइसेक्सुअल फ्लावर। यहां बना था पॉलन ग्रेन और मूव करके यहां आ गया। इस प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं। जब पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। कैसे होगा देखो ध्यान से। इसमें ये जो पार्ट में रिप्रेजेंट करा रहा हूं, ये मान लो स्टिग्मा है, और इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम ओवरी बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, बहुत सारे पोलन ग्रेन मूव करके इस म्यूसिलेजिनस स्टिग्मा पर, इसके भी एडाप्टेशन है। मैंने देखा हिबिस्कस में हेयरी है, हमने देखा रजनीगंधा में ये म्यूसिलेजिनस है। अलग अलग टाइप के प्लांट में अलग अलग टाइप का मॉडिफाइड स्टिग्मा है, जहां पर पोलन ग्रेन माइक्रोस्कोपिक में मूव करते हुए आते हैं और चिपक जाते हैं। इस प्रक्रिया को पॉलिनेशन तक हमने डिस्कस किया है। अब क्या होगा, यहां पर पोलन ग्रेन का एग्जाइम लेयर नष्ट किया जाएगा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन से। अगर सेम स्पीशीज का है तो एक्सेप्ट किया जाएगा, अदर स्पीशीज का है तो डीजनरेट किया जाएगा। और फिर क्या होगा, वो पोलन ग्रेन म्यूटेशन पाने के दौरान उसकी जर्म पोर से एक ट्यूब बनेगी, जिसको हम पोलन ट्यूब के नाम से जानते हैं। यानी पोलन ग्रेन क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और पोलन ट्यूब बनाएगा। ये पोलन ट्यूब इंटर करेगी ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो साइट में, और वहां जाकर क्या करेगी, फर्टिलाइजेशन करेगी। कैसे करेगी ध्यान से देखें। मान लो मेरे पास ये पोलन ट्यूब इंटर करते हुए, और जब ये पोलन ट्यूब इंटर करके एम्ब्रियो साइट में जाएगी, जैसे ध्यान से देखें, मेरे पास ये मान लो एम्ब्रियो साइट है, इसके अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री हुई है। अभी मैंने प्रीवियस डायग्राम में इसको दिखाया था। ये पोलन ट्यूब के अंदर माइक्रोपाइल से इंटर कर जाएगी, फिर ये एग सेल के साथ जुड़ जाएगी। इसका फर्स्ट न्यूक्लियाई इस एग सेल के न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा और जाइगोट बनाएगा 2L। इस जाइगोट के आगे डेवलपमेंट से एम्ब्रियो बनेगा। समझना ध्यान से। इसी दौरान पोलन ट्यूब में जो न्यूक्लियस आया था वो डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस में बढ़ चुका था। ये वाला न्यूक्लियस यहां मैंने बताया था कि पोलर न्यूक्लियाई है, इसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद में ये एक 3N स्ट्रक्चर बनाएगा, और 3N स्ट्रक्चर से आगे चलकर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा, एंडोस्पर्म का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा जैसे ही प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद में क्या होगा, किसी प्लांट के अंदर 2 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। पहला स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है उसे हम फ्रूट कहते हैं, और दूसरा स्ट्रक्चर जो बनता है उसे सीड कहते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है, मैं रिवाइज करता हूं। फर्टिलाइजेशन is a process by which 2 haploid gametes are fused and produce 1 diploid cell। वह प्रक्रिया जिसमें 2 आगुणित कोशिकाएं फ्यूज करके एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करती हैं, उसे निषेचन कहते हैं। आफ्टर पॉलिनेशन पोलन ट्यूब बनेगी, एग सेल के साथ इंटर करेगी, जाइगोट बनाएगी फर्टिलाइज फ्यूज करके। इसके अलावा जो सेकंड न्यूक्लियस होगा वो फ्यूज करेगा एंडोस्पर्म से, एक ट्रिप्लॉइड सेल बनाएगा। और फिर क्या होगा, जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड फर्टिलाइजेशन, तो इस पूरी मैकेनिज्म को प्लांट के अंदर एंजियोस्पर्म में हमें देखने को मिलता है। इस पूरी प्रक्रिया को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मैंने बताया जो 2N जाइगोट है ये एम्ब्रियो बनाएगा, और जो 3N जाइगोट है इससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। उम्मीद है यहां तक की बात आपको 100% क्लियर हो रही होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट में क्या होता है, ध्यान से देखें। अगर किसी प्लांट में फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर उसके बाद 2 विशेष मैकेनिज्म होंगे। एक तो ये ओवरी का अदर पार्ट जो है जैसे स्टिग्मा और स्टाइल, ये दोनों डीजेनरेट कर जाएगा।
इसकी जो ओवरी है ये क्या करेगी, प्लांट से न्यूट्रिशन को कलेक्ट करना शुरू करेगी और फिर राइपिंग ओवरी में कन्वर्ट हो जाएगी। राइपिंग ओवरी का मतलब है पके हुए अंडाशय में या फिर मैच्योर ओवरी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये मैच्योर ओवरी में कन्वर्ट होगी तो फिर हम उससे क्या बोलेंगे, फ्रूट बोलेंगे, यानी यही ओवरी फल में कन्वर्ट हो जाएगी। समझना ध्यान से। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी store the nutritive material from different parts of plants and convert into mature or ripened ovary. This is known as the fruit. अंडाशय से ही फल बन जाएगा या पका हुआ अंडाशय ही फल है। बस करेगा क्या, प्लांट के डिफरेंट पार्ट से न्यूट्रिटिव मटेरियल को कलेक्ट कर लेगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही है। इसके अलावा जब किसी प्लांट में ओवरी मैच्योर होकर फ्रूट बना लेगी तो क्या होगा, मैच्योर ओवरी में फ्रूट बनने के बाद नेक्स्ट होता है, इसके अंदर जो ओव्यूल है वो धीरे धीरे ड्राई कर जाएगा। ओव्यूल क्या करेगा, ड्राई कर जाएगा। और जैसे ही ओव्यूल ड्राई करता है, यानी इसमें जो ओव्यूल है ये धीरे धीरे सूख जाता है और सूखने के पश्चात एक्सेस वाटर को लॉस कर देता है, इससे सीड बन जाता है। यानी आपको याद रखना है कि ओवरी से फ्रूट और ओव्यूल से सीड बन जाता है। अभी मैंने बताया था कि ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो फर्टिलाइजेशन से दो चीजों का निर्माण हुआ है। एक तो एम्ब्रियो बना है, क्या बना है, एम्ब्रियो, और दूसरा एंडोस्पर्म बना है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आपके माइंड में सेट करना चाहूं, ध्यान से देखो। मान लो मैं एक मैंगो ले लूं, कि मेरे पास एक मैंगो है, इमेज करेंगे। इस मैंगो के अंदर क्या है सर, इस मैंगो के अंदर ये फ्रूट है, तो फ्रूट का मतलब सर ओवरी है। आप इमेज करेंगे ये ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या है सर, इसके अंदर सीड है, मान लो ये सीड है, ठीक है सर। सीड के अंदर क्या है सर, यहां एम्ब्रियो होगा, क्या होगा, एम्ब्रियो, और साथ में एंडोस्पर्म होगा, दो चीजें होंगी, यानी एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म उपस्थित होगा। इसके अलावा देखो ये तो सीड है और पूरे मैंगो के इस स्ट्रक्चर को हम फ्रूट बोलेंगे। इसमें भी पेरिकार्प, तीन पार्ट में डिफरेंशिएट होती है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। इमेज क्या करेंगे, बाहर ओवरी से फल बन गया, अंदर सीड बन गया, सीड के अंदर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से क्या बनता है, आप कहेंगे एम्ब्रियो के साथ एंडोस्पर्म है। अब अगर मैं एक सीड ले लूं, यहां और भी समझा दे रहा हूं, इस सीड को मैं अगर शो ऑफ करूंगा तो जर्मिनेट करेगी और दो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी। सबसे पहले जर्मिनेट करके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसका नाम रेडिकल होगा, और साथ में आगे चलकर एक नई संरचना बनाती है जिसको हम प्लूमोल बोलते हैं। ये जो प्लूमोल है आगे चलकर शूट बना लेगा, और जो रेडिकल है वो आगे चलकर रूट सिस्टम का निर्माण करेगी। इस प्रकार प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट होता है। उम्मीद कर रहा हूं कि प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन से लेकर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर से लेकर पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन और नए प्लांट तक बनने की सारी मैकेनिज्म को आपने अच्छे से समझ लिया है। आगे हम लगातार आपके लिए उपयोगी वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। मेहनत करके आप पढ़ाई करते रहेंगे, लगातार अपनी बायोलॉजी को इंप्रूव करते रहेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।